हमास का स्टेटमेंट आया है। एक तो उसने कहा कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। फिर उनका कुछ दिन पहले जो इंटरनेशनल जरीदों पे भी इंटरव्यूज छपे हमास के रहनुमाओं की जानिब से, तो उन्होंने हवाले दिए कि मुजाहमती तहरीक के दौरान तो इस तरह नहीं होता कि हथियार हम छोड़ दें। अब मुझे आपसे यह समझना है कि ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो खैर मकदम किया, इंटरनेशनल वर्ल्ड भी खैर मकदम कर रहा है। आपकी दानिश में ये ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा, या कोई डेडलॉक बरकरार रहेगा, या ये मामला तो आगे बढ़ते आपको दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट टेक सर। देखिए, एक धुंधली सी झलक है। उम्मीद है कि बेहतर दिन आएंगे ये, लेकिन धुंधली सी। उसकी एक वजह है, मैं वो तो नहीं कहूँगा फैज़ साहब की ज़बान में वो क्या था कि ये वो सुबह तो नहीं जिसका हमें, तो मैं ये कहूँगा कि इसलिए मैंने धुंधली कह रहा हूँ कि मैं अभी 10 मिनट पहले तक इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो कर रहा था। 10 मिनट लेटेस्ट, उसमें भी इजराइल ने उनके बंदे मारे हैं। अभी ठीक है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का उधर बयान आया हुआ है कि जी ये जो है हम वो ऑर्डर एक्सिक्यूट करेंगे, पॉलिटिकल एजेंसी है वो एरा वगैरह। उससे तो ये लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की थोड़ी सी सीरियसनेस इसलिए नज़र आ रही है कि जो उन्होंने माफ़ी मंगवाई है ना कतर से इजराइल की, ये कभी हो नहीं सकता था कि वो खुशी से राज़ी हो जाए माफ़ी मांगने पे। क्योंकि इससे पहले वो कहते हम करेंगे, जिधर भी होंगे हमास वाले हम करते जाएंगे हमला, सिर्फ कतर में नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी। तो एक तो मैं देख रहा हूँ किसी तरह से कोई लचक नज़र आ रही है। ठीक, तो इजराइल ने ये लचक तो ज़रूर दिखाई है। फिर क्या इनके करियर्स पे असर पड़ेगा, मैं एक और ऑब्वियस देख रहा हूँ जी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बेस है, आज मैं देख रहा था, मैं जानता था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम को मैं पर्सनली भी जानता था। वो रिपब्लिकन पार्टी में एक बहुत अहम आवाज़ हैं। उन्होंने कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप, मुझे जो समझ आया है, ख़तरा दिलाया कि उन्होंने कहा ये वो चीज़ तो नहीं हमास ने एक्सेप्ट की बल्कि उसने रिजेक्ट की। कम अज़ कम मुझे तो यही समझ आया था उनकी बातों से। जिसका मतलब है कि रिपब्लिकन बेस जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें कुछ रिस्क ले रहे हैं। और जहाँ तक गाज़ा है, मैं अपनी बात की, हमास बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। हमास ने शुरू में रिजेक्ट किया था कि जी ये कैसे हो सकता है कि हम अपने हथियार भी छोड़ दें, सब कुछ हो जाए। अब क्योंकि सारे ही लचक दिखा रहे हैं, मुसलमान मुल्क भी लचक दिखा रहे हैं, और पहले उन्होंने जो 21 पॉइंट किया था उसमें कुछ गंद मचा दिया कि नेतन्याहू ने। अब नेतन्याहू पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो ये है कि उसकी जो राइट विंग है वो भी कह रही नाराज़ है इससे। अगर हर बंदा नाराज़ हो तो मुझे याद है कि यूक्रेन वॉर से पहले अभी तो जंग नहीं शुरू हुई थी, मैं फॉलो कर रहा था हेनरी किसिंगर साहब को कि क्या मुमकिन हल है। तो उनका ऐसा हल होना होगा जो कि किसी के लिए भी कोई बड़ी खुशियाँ नहीं लाएगा उस पर, लेकिन सबको बराबर का पेन होगा। यानी कि जब ऐसी इस किस्म की सूरत हाल हो तो एक तरीका ये होता है कि बराबर का नहीं तो तकलीफ़ दोनों तरफ हो। खुशी के इज़हार तो आपको कहीं भी नहीं नज़र आएंगे कि अमेरिका खुश हो जाए और फ़लस्तीन थी किसी सूरत में खुश नहीं हो सकते। इजराइल की जो खुशी थी वो तो ये थी टोटली तबाही हो जाए फ़लस्तीन की। तो इसमें एक थोड़ी सी झलक नज़र आ रही है कि जो मर्ज़ी पार्टीज़ कहें उनका जहन समझने के लिए उनके एक्शंस देना होता है, और उस एक्शन में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन आखिर वक्त तक रहती है जब तक मामले क्लियर ना हो। तो जवाब ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा है, हालांकि फुली इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था हमास ने, उन्होंने अपनी तरफ से विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। उनका बहुत अच्छा है, ये हो गया वो। और अमेरिका में कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे रशियो जापानीज़ वॉर 1904 की प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने ख़त्म कराई थी और अपना तारीख़ में मकाम लिख लिया था, बकौल उनके वो ये करने जा रहे हैं। अब इतनी होप्स आपने रेज़ कर दी हैं अमेरिका में भी, और जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कतन कोई परवाह नहीं।
उसका तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो खिलाफ हो गई है गजा वॉर के। यूरोप के मेरा ख्याल 70% लोग खिलाफ हैं। तो लेकिन अगर आज वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार हैं अपने राइट विंग बेस पे, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने माफ़ी भी मंगवा ली, तो कुछ ना कुछ तो इसमें है। ठीक है। जो अच्छा, कि कसूर साहब, मुझे जो आपसे नज़र आ रहा है। ठीक, मुझे जो आपसे सर समझना है वो ये है कि ये जो 21 निकात थे बाद में 20 हो गए। हमारे साथ ही बात करते हुए आपने सबसे पहले बड़ी रेलिवेंट बात की थी कि ये बेसिकली लीक हुए हैं और 20-21 भी नहीं है, ये जहां जहां छपे हैं वो उतने ही हैं। वो बड़ी रेलिवेंट आपकी बात थी, दुरुस्त बात थी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस जो रोड मैप था, इसका तो बुनियाद ही ये थी कि हमास जो है वो हथियार छोड़ेगी, लेकिन उन्होंने फिर 13 जो नकात हैं जिनका जिक्र ही नहीं हमास ने किया अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होनी थी उसके क़याम से भी इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। गज़ा पर बैनुल-अक़वामी निगरानी वाले मामले से भी इनकार किया। सरमायाकारी का इलाका, उसके बाद डायलॉग मैकेनिज़्म, हमास का गैर मुसल्ला होना, जो आपसे बात भी हम कर रहे थे, सरहदी कंट्रोल, फॉल बैक प्लान, टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का क़याम, ये सारी वो चीज़ें। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वो चीज़ें हैं जिन पर हमास कह रही है कि हम मुज़ाकरात करते हैं। तो मुज़ाकरात करने ही तो दोहा में बैठे थे जहां हमला कर दिया था, और वो अमेरिका के आशीर्वाद से ही हमला हो गया था। तो अब जब मुज़ाकरात होंगे तो आप समझते हैं कि सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड आ चुके हैं, अब फिजा डिफरेंट होगी, और नेतन्याहू वो फिर इन सारे मामलों में कहां खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं? पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि नेगोशिएशंस शुरू हो रही हैं। ऐसे नहीं है जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोक्लेम कर दिया है, लेकिन यूं ज़रूर है कि शुरू हो रही हैं। इसे मैंने कहा धुंधली धुंधली सी चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही क्लियर होगा। ये शायद कोई बुरी बात नहीं है जब इतनी एंट्रेंच पोजीशंस हों लोगों की। आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो रातों रात कलाबाजी खा जाएंगे। अभी जो है सबसे बड़ी जो कॉम्प्रोमाइज़ की है हमास ने, उन्होंने ये कहा है कि वो इक़्तिदार छोड़ने को तैयार हैं to a stabilization force consisting of Palestinians who I think उनके words हैं who reflect national consensus। अब नेचुरली ये प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या तो नहीं लिखा था ना, हालांकि जो ओरिजिनल 21 था वो स्पिरिट तकरीबन वही है जो अब ये कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि गुंजाइश है, और मेरा ये ख्याल है कि जो एकदम 8 मुल्कों ने वेलकम किया, हालांकि उनके मुल्क के अवाम खिलाफ थे। पाकिस्तान में भी बड़े एक्सप्लेनेशन देने पड़े, फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं। इसी तरह दुनिया के हमारे 2-3 मुल्क हैं जो इसमें डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं जिनको आंसरेबल है। एक इंडोनेशिया है, एक तुर्की है। तो जिन मुल्कों की एक आबादी है, नंबर 2 उनको जवाबदेह होना पड़ता है। अगर उन्होंने भी ये रिस्क लिया कि उन 20 को वेलकम किया, तो मैं फिर तज्जिया ही कर सकता हूँ, और तज्जिया मुझे यही नज़र आ रहा है कि उनके, मैं अपने अल्फाज में कहूँगा, ये उनके अल्फाज में नहीं, कि भाई फ़लस्तीनी अगर ज़िंदा होंगे तो फ़लस्तीन की रियासत बनेगी ना। तो वो जो पहली चीज़ है इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जी ये जंग रोकेंगे, तो अगर ज़िंदा रहेंगे तो होंगी। नंबर 2, अगर फ़लस्तीन की जो टेरिटरी है वो रहेगी तो फ़लस्तीन की रियासत बनेगी ना। तो पहले तो ये नज़र आ रहा था कि वो ख़त्म ही हो जाएगी, वो ज़म कर लेंगे वेस्ट बैंक को। तो भाई वेस्ट बैंक को तो अगर ज़म कर लेते तो रहता ही कुछ ना। इन अदर वर्ड्स कि ना फ़लस्तीन की आबादी रहती, ना फ़लस्तीन की टेरिटरी रहती, तो आसमान पे फ़लस्तीन ने बनना था। इसकी बुनियाद पर 8 मुसलमान ममालिक अंडर प्रेशर थे कि कम से कम फ़लस्तीन की धुंधली सी शक्ल नज़र आए, ताकि आइंदा वक्त में हालात को बेहतर किया जा सके। क्योंकि इतनी वीकनेस आपकी है, आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है। ये तो ऐसी है कि मैं जैसे इकबाल को कहते हैं ना कि तकदीर के काजी का है फैसला ये अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। और इसी तरह लॉर्ड बायरन ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर, लेकिन वो तो खैर ग्रीस को इसी तरह से उसकी हिम्मतें बढ़ा रहे थे। तो जितने जो पोइट्स हैं कम से कम वो सब ये चीज़ समझ चुके हैं कि भाई अगर आप बहुत ही कमज़ोर हो
तो आपकी फिर ज़्यादा चलती नहीं। और रियल पॉलिटिक जो है जिसको मैंने डील किया एज फॉरेन मिनिस्टर, उसमें भी यही है कि वो चीज़ें तो नहीं होती। मसलन मैंने अफ़गानिस्तान अमेरिका से डील कर रहा था, अमेरिका हम पे चढ़ाई किए जाता था, हम जो करें कहता था आप डबल गेम खेल रहे हैं, हम कहते थे नहीं खेल रहे हम तो, क्योंकि हमें मुसीबत थी, हमने अपना भी दफा करना चाहता। अमेरिका अपनी दफा चाहता था 100%, उसको नहीं परवाह थी कि पाकिस्तानी कितने मर रहे हैं। तो ये आसान नहीं होता। तो जो 8 मुसलमान मुल्कों ने बावजूद इसके कि 20 के 21 के 20 रह गए, और 20 में भी धुंधला दी गई 2 चीज़ें। एक, धुंधला दी गई रियासत फ़लस्तीन, ये ख़त्म नहीं किया गया, अगर ख़त्म होता तो कहानी ख़त्म हो जाती, लेकिन जो उसमें इफ्स एंड बट्स कर दिए गए कि जी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जब इस काबिल हो जाएगी, वही हो जाएगी, तो उसका कौन जज करेगा, वो भी नहीं जवाब दिया गया। फिर उसमें ये इस किस्म की चीज़ थी कि जनाब जो इनकी इजरायली विड्रॉ करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन जब ये हो जाएगा, ओ भाई ये कौन फैसला करेगा? कोई ऐसी बॉडी है, या तो ऐसी बॉडी आप देखेंगे बनेगी, क्या सिर्फ ये प्रेसिडेंट ट्रंप और टोनी ब्लेयर साहब फैसला करेंगे? मेरा ख्याल है पसे पर्दा ऐसी बातें होंगी कि कुछ ऐसे बंदे भी हों जो कोई फ़लस्तीनियों का या अरबों का भी ख्याल रखते हो अपने दिल में। तो ये बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इन इफ्स एंड बट्स को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि ये एक बिगिनिंग है। इससे तो बेहतर है कि रोज़ सुबह दिल चाहता था कि टीवी के सामने आके मैं बंद कर लूँ, समझ नहीं आता था करूँ क्या। जब खबर सुनाओ, अब तो ये था, पहले अल जज़ीरा था, फिर BBC और CNN भी हो गया, कि पहली तस्वीर ही वो आ रही थी। वो इसलिए मैंने कहा फ़लस्तीनी ज़िंदा रहेंगे तो कुछ होगा ना। अच्छा, फिर आज अल जज़ीरा दिखा रहा है तस्वीरें, मैं BBC CNN की नहीं बात कर रहा, कि लोग खुशी मना रहे हैं। ओ भाई खुशी मना रहे हैं, उनकी जाने ख़तरे में है ना। बाहर से तो नारे लग रहे हैं कि बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, जो 8 मुसलमान मुल्क हैं, हाँ किया है कॉम्प्रोमाइज़, पर करें क्या? आप इतनी ताकतवर, आज पोजीशन पता क्या है कि कोई मुल्क इनमें से ये हिम्मत नहीं कर रहा कि इसको टोटली रिजेक्ट कर दे। उसकी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप पर क्या भी मेरे हाथ तो अब मैं तो निकल गया, अब जो होता है हो। तो भाई अगर होता हो, या तो आप में इतनी ताकत हो, हाँ क्या उस ताकत के आसार है? हाँ, पहली ताकत आसार नमूदार हुई है, लेकिन उसको वक्त लगेगा। सऊदी पाकिस्तानी डील जो है वो पहला एक ऐसा कदम है कि लग रहा है कि अरबों को समझ आ गई है कि जनाब दौलत से काम नहीं बनेगा। जब इजराइल आता है चपत मार के चला जाता है ये, और फिर कुछ 8 मुल्कों पर उसने हमला किया, 7 पे। इट इज़ अटैक 7 मुस्लिम कंट्रीज। क्या आपने उसका बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। तो ये 8 मुसलमान मुल्क जो पीछे पड़े हैं, उनको ये सारी चीज़ का अदराक है, बजाय कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करता जाऊं। हाँ, इसमें आप मैं तो मुस्लिम लीग से वाबस्ता ही नहीं, मैं तो बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज कर सकता हूं, स्टेटमेंट के बाद, लेकिन मैं तो फॉरेन मिनिस्टर भी रहा हूं, सो आई हैव टू बी रिस्पांसिबल, आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन दैट स्टेट। करें क्या? फ़लस्तीनियों को मरने दें, या में इतनी ताकत हो। हाँ, एक और चीज़ अच्छी हुई है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, पहली दफ़ा इसमें ख़बरें आई हैं कि उनका कोई डिफेंस मेकनिज़म है भी, और कलेक्टिव, और वो ऑपरेशनलाइज होगा। तो ये जो चीज़ें होने लगी हैं, इसका आहिस्ता आहिस्ता असर होगा, और इसराइल पे तो डेफिनेटली असर होगा। ये जो पाकिस्तान सऊदी डील है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। किसी वक्त अब बात करेंगे तो इस पर कर लेंगे। इसने तो सारा का सारा मामला जो मैंने पहले दिन प्रेडिक्ट किया था 4 डे वॉर में कि टोटल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन चेंज हो जाएगी, साबित हो गया कि हो गई है। तो इसलिए मेरा कहना ये है, अभी आप क्या समझते हैं? बड़ी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, और छोटी मोटी गिनवा दूँ कि फ़लस्तीन के लोग ज़िंदा रहे तो होगी, फ़लस्तीन का लैंड ज़िंदा रहे तो होगा, और कोई ह्यूमैनिटेरियन एड जाए उसके भी चांसेस हैं। तो ये कोई आइडियल सोल्यूशन तो है ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं कभी। अच्छा, अभी में हो इस तो बिल्कुल हो सकता है, हमास का जो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मियां साहब, हमास का जो है आटा गूंद ये हिल्दी है, उसका को उर्दू में मुझे तर्जुमा नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये एक मुल्क की बात नहीं है, ये 8 मुल्क हैं, और ये सब प्रेशर में हैं। और अब जो ख़ास तौर पर तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, जिनकी बड़ी बड़ी आबादियाँ, और सऊदी अरब,
क्योंकि सऊदी अरब की आबादी है, मिस्र की तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन मिस्र के ने तो पहले ही कैंप डेविड अकॉर्ड्स किए, क्योंकि उसको पहले ही समझ आ गई थी कि वो उसका 73 में भारी हाथ था, वो इसराइल को अच्छी पिटाई कर रहा था। जब पिटाई हो रही थी तो अमेरिका कूद गया और उसने ऐसी एड की कि उसके नतीजे में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हो गया है। तो अमेरिका, इजिप्शियंस तो सबसे पहले समझ गए कि भाई हमारी ताकत इससे बढ़ के नहीं कि हम इसराइल पे हमला करें, लेकिन बचाने के लिए आ जाएगा अमेरिका। तो ये दीज आर ग्राउंड रियलिटीज, दैट्स ऑल। कसूरी साहब, इसमें ये गाइड सिर्फ कर दीजिए कि अब हमास के इस स्टेटमेंट के बाद नेतन्याहू का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है, एक बात। दूसरा, जो हमास ने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी कवानीन और करारदादों से मामला जुड़े हुए हैं, फ़लस्तीन का जो फैसला है उनके मुताबिक और उस रोशनी में किया जाए, इस मामले पे भी ज़रा रोशनी डालिए प्लीज़। देखिए, कोई भी रियासत, जब कोई भी पार्टी, जब पाकिस्तान नेगोशिएट करता है इंडिया के साथ, हालांकि हमें पता होता है क्या इंटरनेशनल पोजीशन है, कितना वीटो आ जाएंगे, तो हम बात तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से ही करते हैं ना, और तो किसी चीज़ से नहीं करते। लेकिन फील्ड मार्शल अयूब खान, बल्कि फ़िरोज़ ख़ानून और लियाकत अली ख़ान, मैंने सब स्टेटमेंट्स अपने बुक में रिकॉर्ड किए हैं, सब रेजोल्यूशन से ही शुरू होते हैं। लेकिन फिर कहते हैं हिंदुस्तान अगर लचक दिखाएगा तो हम भी आगे चले जाएंगे। तो ये तो नेगोशिएशन में एसेंशियल है कि आप अपनी बेसिक स्टेटेड पोजीशन को रीटरेट करें, उसको दोबारा कहें। ये तो इजराइल भी कहता जाएगा जो कि हम नहीं करेंगे और वो करेंगे। आपने देखा नहीं उस दिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि खड़ा हो गया ट्रंप के साथ, अंग्रेज़ी में कुछ कह रहा है, हिब्रू के अंदर अपने मुल्क को एड्रेस कर रहा है कि हमने तो नहीं को कहा कि हम अपनी फ़ौजें निकालेंगे, हमने तो ये भी नहीं कहा कि फ़लस्तीन की रियासत बनेगी। क्यों? कि बड़े मुबहम अल्फाज थे। तो अगर अल्फाज मुबहम थे 20 पॉइंट के, उसको फिर मुसलमान ममालिक भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो भी ये कहेंगे हाँ जी इसमें फ़लस्तीन का जिक्र है, हाँ जी इसमें जिक्र है